प्यारे बच्चों, अभी तक जो है हमने हमारे सूक्ष्म जीव, हमारे संसार के जीवों के जो मिस्टर इंडिया है उनको हमने 4 वर्गों में बांटकर पढ़ा था। कौन कौन से थे? पहला था हमारा जीवाणु, फिर हमने दूसरा पढ़ा था कवक, तीसरा हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ और चौथा हमने पढ़ा था उसे शैवाल। फिर उसके बाद जो है एक हमने अलग वर्ग करके हमने इसे पढ़ा था, जिसे हमने देखा था, उसमें हमने विषाणुओं को देखा था। बच्चों, हमने जो शुरुआत में इस चैप्टर का नाम लिया था, इस अध्याय का नाम हमने क्या जाना था? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, इस भाग में जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, हमारे मित्र की तरह हमारे सहायक बनते हैं, किन चीजों में वो हमारे लिए सहायता करते हैं, किन चीजों में वो हमें मदद पहुंचाते हैं। तो ये वाला जो भाग है हम इनकी मित्रता पर जानेंगे। तो चलिए ये भाग जो है वो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे हैं? हाँ, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जो है वो हमें लाभ देते हैं, कुछ जो है हमें हानिकारक होते हैं, हमें जो है बीमारियां पैदा कर देते हैं। बच्चों, हमारी जो आंतें होती है, खाने पचाने के समय हमारे शरीर के अंदर भी हमने जाना है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलते हैं। हमारी आंतों में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी पाए जाते हैं बच्चों, जो हमारे खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, और कुछ जो होते हैं बच्चों, वो हमारे खाने पचाने में मददगार नहीं और बल्कि हानिकारक होते हैं। वो हमें कब्ज जैसी बीमारियां पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है, जो हमारी आंतों को अच्छा रखते हैं, हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, उसके लिए हम खुशी से खुश होते हैं, और ये जो हमें बीमारी पैदा कर दी, उससे जो है हम दुखी हो जाते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत किस प्रकार से होते हैं, किन किन चीजों में जो है वो हमारी सहायता करते हैं। तो पहला बच्चों, वो क्या करेंगे? वो हमारी बहुत सारी खाने की चीजों में हमारे लिए मददगार रहेंगे। किन किन में का हमारे उपयोग आएंगे? दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए जो है वो उपयोगी होते हैं। दूसरा बच्चों, वो हमारे पर्यावरण को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं? वो जितने भी गलत चीजें जो रहती है, कार्बनिक अवशिष्ट जो रहता है, जीवित या मृत चीजें जो रहती है हमारे यहाँ, उनका क्या करते हैं ये बच्चों? ये अपघटन करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे कि जो होती है वो चीजें जो हैं, इन्हें जो है बच्चों ये सड़ा देते हैं, इनमें सड़न पैदा कर देते हैं, और फिर बाद में मिट्टी में जो है उसे पंच तत्व में लीन करवा देते हैं। इस प्रकार से जो है वो अपने पर्यावरण को स्वच्छ करने में मददगार साबित होते हैं। फिर साथ में जो है बच्चों तीसरा, ये बहुत सारी औषधियां बनाने में हमारे लिए मददगार होते हैं। बहुत सारी औषधि जो होती है बच्चों, ज्यादातर जो औषधि होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है। फिर चौथा जो है, ये हमारे कृषि का क्या होता है? मित्र होता है। हमने जो है हमारे इसके पहले वाले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार जो है केचुए और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मिट्टी में जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। किस प्रकार से बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन की मात्रा जो है मिट्टी में बढ़ाते हैं, उसको कृषि के उपयोगी बनाते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से किस किस कामों में हमारे लिए सूक्ष्म जीव काम आएंगे। तो पहला हमने देखा खाने में, बहुत सारे खाने की चीजें बनाने में, जैसे कि दही, ब्रेड, केक बनाने में। फिर पर्यावरण को साफ करने में, स्वच्छ करने में, किस प्रकार से बहुत जो सूक्ष्म जीव है वो सड़ी हुई चीजों का, मृत चीजों का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, और फिर जो है मिट्टी में उनको लीन कर देते हैं, मिट्टी में उसे उनके खनिज पदार्थों को जो है वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। फिर बहुत सारी जो औषधियां हैं वो सूक्ष्म जीव बनाते हैं, कृषि के मित्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और ये साथ में पांचवा क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये 5 चीजें जो है हमें याद रखनी है। अब हम इनको एक एक करके जो है अच्छे डिटेल में, संक्षिप्त में पढ़ते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे? इससे पहले हम एक मनोरंजन तथ्य पढ़ते हैं बच्चों, कि प्राचीन काल में, मतलब पुराने जमाने में भी बच्चों सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किसको बनाने में किया जाता था? अल्कोहल बनाने में किया जाता था। उस समय के लोग जो थे बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज के थे, रंगीन मिजाज के थे। तो पहले के जमाने से ही सूक्ष्म जीवों को अल्कोहल यानी कि शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता था।
अब बच्चों, दही और ब्रेड किस प्रकार से बनता है? तो बच्चों, जो दही होता है उसमें एक प्रकार का जीवाणु मौजूद होता है जिसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है बच्चों? इसी के माध्यम से जो है बच्चों दही बनता है, दूध से दही बनता है। आपकी मम्मी जो है, आपने देखा होगा, दही बनाने के लिए क्या करती हैं? वो दूध लेती हैं, दूध को थोड़ा गर्म करती हैं, फिर जो बचा हुआ थोड़ा सा जो दही होता है उसे उसके अंदर डाल देती हैं और फिर उसे रख देती है, ढक के जो है उसे रख देती है, और फिर सुबह जब हम देखते हैं तो वो जो दूध है वो दही में तब्दील हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो बच्चों, ये होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। ये क्या करते हैं कि ये जैसे ही दूध के अंदर डलते हैं, ये अपना प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, विभाजन करते हैं और इनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते हैं। बच्चों, हमें ये पता है कि सूक्ष्म जीव का जो जीवन चक्र है वो बहुत छोटा होता है, घंटों का होता है, तो वो जो है अपनी संख्या जो है बहुत आसानी से बहुत कम समय में बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है, और किस में बढ़ाएगा? दूध में बढ़ाएगा, और दूध को जो है किस में बदल देगा? इस दौरान वो दूध को दही में बदल देगा। फिर बच्चों क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम जब पनीर बनाते हैं, पनीर नहीं बच्चों, जब हम रवा सूजी बनाते हैं, इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, इन सब में भी जो है हम दही डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि दही जो रहते हैं इनका क्या कर देता है बच्चों? कीवड़न में इनकी सहायता करता है, ताकि जो इडली रहे हमारी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम बने, भटूरे जो है वो हमारे अच्छे फूले। हमारे जो जीवाणु और यीस्ट जो है बच्चों, चावल के आटे में भी कीवरण में सहायक होता है, ताकि जो इडली और डोसा हमारा बने, जिस चावल के आटे से हम इडली और डोसा बनाएंगे, ताकि वो अच्छे से फूल सके, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? यीस्ट या डालते हैं। अब बच्चों, हम एक बुद्धिशीलता का प्रश्न करते हैं। क्या? कि अगले दिन के लिए दही जमाने के लिए गर्म दूध में थोड़ा सा दही क्यों मिलाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि दही में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो दूध में जो है प्रजनन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा के प्रजनन करता है, और अपनी जनसंख्या बढ़ाता है विभाजन करके, और दूध को जो है दही में तब्दील कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसलिए जो है हमें दूध में थोड़ा सा पुराना दही मिलाना होता है, क्योंकि उस दही में क्या मिलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो दूध जो है दही में तब्दील नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा दूध है उसमें हम थोड़ा सा पुराना दही डाल देंगे, ताकि जो ये वाला दूध है ये भी क्या बन जाए? धीरे से आराम से दही बन जाए। फिर बच्चों, हम यीस्ट का उपयोग करेंगे। यीस्ट यानी कि खमीर किस प्रकार से हमारे खाने पकाने में उपयोग होता है, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन में 2 किलो आटा लेंगे, उस आटे में थोड़ी सी क्या डाल देंगे? चीनी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चीनी यानी कि शक्कर डाल देंगे। इसे जो है गर्म जल में मिलाएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा क्या डाल देंगे? यीस्ट यानी कि खमीर, एक चुटकी खमीर डाल देंगे, और इसे जो है गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी प्रकार से इस मैदे को या आटे को गूंद लेंगे। अब हम उसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब आप बच्चों उसे 2 घंटे के बाद रख दोगे, इस प्रकार से आप इसको गूंद के जो है आपने रख दिया, अब 2 घंटे बाद आप देखोगे तो ये किस प्रकार से इस तरीके से फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि जैसे ही हमने इसके अंदर, आटे के अंदर यीस्ट डाला, तो यीस्ट क्या करेगा? तीव्रता से प्रजनन करेगा और अपनी जो है संख्या जो है इसमें बढ़ाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ेगा। संख्या बढ़ाते समय जो है, जनन करते समय ये क्या लेगा? सांस लेगा। सांस लेगा तो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों वो उस आटे में छोड़ेगा, तो उसके क्या बन जाएंगे? उस गैस के बुलबुले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों? बुलबुले बन जाएंगे। तो वो जो बुलबुले हैं इसको जो है बढ़ा देंगे, इसको फुला देंगे। अब जैसे इस प्रकार से बुलबुले जो है वो गैस के बन जाएंगे, तो जो आटा जो बिल्कुल पिचका हुआ है वो बुलबुले हवा के कारण क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो इस प्रकार जो है बेकिंग वाली चीजें जो होती हैं बच्चों, जैसे कि केक होता है, पेस्ट्री होती है, ब्रेड होता है, इनको बनाने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से फूले।
ब्रेड जो है वो हमारी बहुत आराम से अच्छे से फूल सके। अब हम बच्चों देखेंगे कि जो बड़े स्तर पे हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए या फिर एसिटिक एसिड बनाने के लिए जो है हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इनमें हम अगर हमें इन्हें कमर्शियल उपयोग की तरह इस्तेमाल करना है, यानी वाणिज्यिक, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमें शराब अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए जो है हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बच्चों शराब होती है वो अनेक प्रकार की होती हैं, तो वो किन किन से बनती हैं? कुछ शराब जो है वो जौ से बनेगी, कुछ गेहूं से बनेगी, कुछ चावल से बनेगी, कुछ जो है फलों से बनेगी। तो इनमें जो है बच्चों प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, शक्कर पाई जाती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म जीव में भी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यीस्ट का। यीस्ट क्या करती है बच्चों कि इनमें जो प्राकृतिक रूप से जो शक्कर पाई जाती है, इस शक्कर को जो है किसमें बदल देती है, शराब में बदल देती है या फिर अल्कोहल में बदल देती है। इस प्रकार से इसके बदल बदल देती है, इसलिए हम इसे जो है इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीनी इसमें पाई जाती है बहुत बड़े बड़े तरीकों से, इनमें बहुत बड़े बड़े टैंकरों में बनाई जाती है, क्योंकि हम इसे वाणिज्यिक तरीके से यानी कि कमर्शियल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो चीनी को जो है ये परिवर्तित कर देती है, किसमें, शराब में परिवर्तित कर देती है। और साथ में क्या छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। तो जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो हमें जो है बुलबुले उसमें दिखाई देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही बुलबुले होते हैं। अब बच्चों जो है अगर हमें इसके ऊपर क्रियाकलाप करना है कि किस प्रकार से जो है खमीर यानी कि यीस्ट जो है, यीस्ट शक्कर को किस में बदल देता है, शराब में बदल देता है। अगर हमें इस पे क्रियाकलाप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है आधा लीटर का एक बीकर लेंगे यानी कि एक गिलास लेंगे, उसके अंदर 3/4 भाग तक उसमें क्या भर लेंगे, पानी भर लेंगे। इस प्रकार से जो है हमने एक गिलास लिया, उसके 3/4 तक हमने इसको पानी से भर दिया। अब इसमें जो है 2 या 3 चम्मच हमने शक्कर डाल दी। क्या डाल दी बच्चों, शक्कर डाल दी। और इसमें आधा चम्मच क्या डाल दिया, यीस्ट पाउडर डाल दिया, क्योंकि हमें यीस्ट से देखना है, यीस्ट ही जो है शक्कर। बच्चों यीस्ट कोई पाउडर के रूप में आता है, पर होता क्या है, ये एक सूक्ष्म जीव ही होता है, ये कोई हमारे नमक मिर्ची जैसा पाउडर नहीं होता है, ये सूक्ष्म जीव होता है। तो हमने यीस्ट का जो है इसमें डाल दिया। कितने चम्मच डाला, आधे चम्मच डाला। फिर बच्चों आप जब इसको, और इसको आपने फिर इसको एक प्लेट से जो है ढक दिया ताकि इसमें जो है हवा ना जा सके। अब इसको ढक के आप 4-5 घंटे रख देंगे, तो उसके बाद जब आप इसको सूंघेंगे तो आपको शराब की जो है इसमें बदबू आएगी, जिससे आप जान सकेंगे कि चीनी ने जो है, यीस्ट ने जो है चीनी को किस में बदल दिया, शराब में बदल दिया। तो इस प्रकार से जो है यीस्ट का काम, अल्कोहल किस प्रकार से बनाता है, जो उसमें प्राकृतिक शक्कर पाई जाती है उसे वो शराब में बदल देता है और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, देता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। इसको जो है हम बच्चों बहुत सारे खाने की चीजें बनाने में इसका उपयोग लेते हैं। साथ में ही जो इसका मेन काम रहता है, क्या होता है किण्वन, कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी कि बैक्टीरिया, यीस्ट या किसी अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर हम चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। क्या होता है बच्चों, किण्वन किसे कहा जाता है, वही जैसे जिस प्रकार से हमने शराब बनाई उसी क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। किण्वन में हमने क्या किया कि जो यीस्ट या किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा चीनी को अगर हम अल्कोहल में बदल रहे हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम किण्वन कहेंगे। इसका जो खोज है वो किसने की थी बच्चों, लुईस पाश्चर ने की थी। और ये जो बच्चों है एक अवायवीय मार्ग है, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। आप ऑक्सीजन के बिना ही आपको ये क्रिया करनी होगी। अगर आप इसमें इस क्रिया में अगर ऑक्सीजन होगा, यानी कि अगर ये चीनी है, अपन ने जो पहले क्रियाकलाप किया और उसको अगर आपने गिलास से हमने क्या किया था, ढक दिया था, अगर आप उसको ढकेंगे नहीं तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ये जो शराब बनने की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी, किण्वन जो है वो नहीं हो पाएगा। ये क्योंकि ये कैसी है, ये अवायवीय मार्ग है जिसमें जो है
ग्लूकोज बिखर जाता है। चीनी भी एक तरीके से क्या होती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट रहती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। उसके बिखरने की क्रिया ही एक प्रकार से ये होती है। तो ये कैसी होती है, अवायवीय होती है, यानी बिना ऑक्सीजन के करने वाली क्रिया होती है। क्या करेंगे, यीस्ट चीनी जो है, शक्कर जो है, उसमें अगर हम यीस्ट मिलाएंगे और ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, शराब, और साथ में ही उसमें क्या दे देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो इस प्रकार से किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, एक और बार पढ़ लेते हैं। चीनी में यीस्ट मिलाएंगे और ऑक्सीजन जो है अगर नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा, शराब और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाने की जो क्रिया है, किस मार्ग से, अवायवीय मार्ग से बनाने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, किण्वन कहते हैं। अब बच्चों हम एक और मित्रता देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, वो हमें बहुत सारी जो है औषधि प्रदान करते हैं। ज्यादातर दवाइयां जो होती हैं वो किनके द्वारा बनाई जाती हैं बच्चों, लैब में बनाई जाती हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। वो किसी न किसी मार्ग में अपने शरीर के वो कोई ना कोई सी ऐसी चीज बनाते हैं औषधि के रूप में, वो ये जो उनके। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो औषधि की तरह भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हमारे बहुत सारी जो औषधियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे कि जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर जो है बहुत सारी प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक की गोलियां दी जाती हैं, या फिर कैप्सूल दी जाती हैं। ये सब किनसे बनते हैं बच्चों, ये सब सूक्ष्म जीवों से बनते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि हम सूक्ष्म जीवों को जो है एक दूसरे से लड़वाते हैं। जैसे किसी एक सूक्ष्म जीव ने जो है जीवाणु या फिर कवक जो है उसने हमें बीमार कर दिया, तो हम देखेंगे कि उसका दुश्मन कौन है, कौन उसको जो है खत्म कर सकता है और हमें जो है कम से कम नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे जीव से जो है हम प्रतिजैविक बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और उसमें जो है उस स्पेसिफिक बीमारी, जो उसकी प्रत्येक बीमारी जो होती है उसमें जो है उसे काम लेते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक हैं, वो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को जो है नष्ट करते हैं। या तो उन्हें नष्ट करेंगे और साथ साथ में उनकी जो है वृद्धि को जो है रोक देंगे, ताकि वो जो है बीमारी को आगे फैला ना सके। बच्चों आजकल जो है जीवाणु और कवक से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक अलग अलग बीमारियों के लिए बनती हैं। इसमें क्या करा जाता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वो इनके ऊपर जो है शोध करते हैं, इन पर जो है पढ़ाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, और इनमें जो है किस प्रकार से करते हैं, इनके ऊपर संवर्धन यानी कि इनकी कॉलोनियां बना करके इन पे शोध करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि कौन से रोग में ये जो है उपयोगी है, और जिसमें भी उपयोगी होते हैं उनमें ये दवाइयां दी जाती। बच्चों हम जो है अब देखेंगे पेनिसिलिन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी जो खोज थी वो अचानक हुई थी। कैसे हुई थी बच्चों, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो हमारे बहुत बड़े से साइंटिस्ट थे, वो जीवाणु से जो रोग हो रहे थे, हमारे जीवाणु से जो रोग होते थे उनसे बचने के लिए जो है हम अपने लैब में शोध कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है जीवाणु इसका संवर्धन कर रखा था, यानी उनकी कॉलोनियां बना के रख रखी थी। उनकी जो खिड़की थी बच्चों वो खुली हुई थी। तो उनने क्या हुआ कि एक जो उनकी संवर्धन की जो तस्करी थी, जिस प्लेट में जो है जीवाणु उग रहे थे उनके एक प्रकार के, कौन से, स्टेफिलोकोकस, कौन से बच्चों, स्टेफिलोकोकस नामक के जो है सूक्ष्म जीव का वो एक संवर्धन तस्करी थी। उसमें जो है हवा से एक प्रकार के छोटे छोटे से फफूंद के बीजाणु जो है वो आ गए, उनको आते हुए दिखे। फिर उन्होंने उसको देखा कि हाँ चलो कोई से बीजाणु जो है फफूंद के वो आ गए हैं। फिर उन्होंने कुछ समय बाद जब उसको देखा, वो वापस उस तस्करी पे आए, तो उन्होंने देखा कि जो स्टेफिलोकोकस जो यहाँ पे उसकी कॉलोनी जो है वो उग रही थी, वो जो है उसकी संख्या में जो है कमी आ गई। जितनी वो बढ़नी चाहिए थी उतनी बड़ी तो नहीं, और जो है वो क्या हो गई, घट गई। तब उनके दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये कैसे है।
तो उन्होंने जाना कि जो फफूंद जो बाहर से आई थी और इस तस्करी पे आ गई थी, इसने जो है स्टेफिलोकोकस की वृद्धि को जो है रोक दिया है, और जो स्टेफिलोकोकस थे उनको भी जो है क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से जो है बच्चों पेनिसिलिन की खोज हुई गई। वो जो फफूंद थी वो कौन सी थी, वो बच्चों जो फफूंद बाहर से आई थी वो पेनिसिलिन थी, और पेनिसिलिन की इस प्रकार से जो है खोज हुई। और फिर उसके बाद से जो है ये दवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिस प्रकार से हम प्रतिजैविक बनाने लग गए। बच्चों बच्चों जो प्रतिजैविक है वो सिर्फ हमारे ही बीमारी को ठीक करने में काम नहीं आती है, हमारे बहुत सारे पशुओं को भी हम आहार में जो है प्रतिजैविक देते हैं, ताकि वो जो है उनमें सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोक सके। क्योंकि बच्चों जब इतने साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं, हमारे घर को पूरी तरीके से साफ रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी पीते हैं, उसके बावजूद भी जो है हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे जो पशु होते हैं वो तो इतनी साफ सुथरी जगह भी नहीं रह पाते हैं, आसपास जो है मच्छर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, खुले में रहते हैं, तो इतनी सावधानी वो नहीं बरत पाते हैं, तो सूक्ष्म जीव से जो है उनके आक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। तो अगर वो इस प्रकार से बीमार पड़ जाते हैं तो हम उन्हें आहार में मिलाकर जो है प्रतिजैविक देते हैं, ताकि उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव जो इसको बीमारी पैदा कर रहे हैं वो नष्ट हो सके, और वो जो रोग है उसको हम नियंत्रण कर सकें। बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आपसे पूछती हूँ, आप इधर नहीं देखेंगे, स्लाइड पे कोई नहीं देखेगा, मेरी तरफ सब बच्चे देखेंगे और आप इसका जवाब देंगे कि बच्चों जो सर्दी जुकाम होती है उसमें हम प्रतिजैविक नहीं दे सकते, वो प्रभावशाली नहीं होती, वो काम नहीं आती है, हमें कुछ और दवाइयां देनी होती हैं उसको ठीक करने के लिए। बताइए इसका कारण क्या होगा, सोचिए सोचिए। अगर अब मैं आपको कारण बताती हूँ, अगर आपका सही आंसर हुआ तो आपने बहुत अच्छे से जो है पिछला चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। बच्चों इसलिए होती है, इसलिए वो उन पर असरदार नहीं करती हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम किससे होते हैं बच्चों, वो विषाणु से होते हैं। हमने सबसे पहले भाग में देखा था कि सर्दी जुकाम और खसरा जैसी बीमारी जो है वो कौन करता है, वो विषाणु करता है, तो विषाणु से होती है। और प्रतिजैविक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु पर काम करती हैं, जो जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं उनको ठीक करती है। तो प्रतिजैविक जो है वो सर्दी जुकाम फ्लू में काम नहीं आएंगी। ये देखिए ये है विषाणु। अरे बच्चों ये बहुत खराब होते हैं, छोटे से होते हैं पर इतनी उदम मचा के रखते हैं कि पूछो मत। तो ये देखो अपनी जो बेचारी प्रतिजैविक आई थी, दवाई आई थी, इसको जो है असर ही नहीं कर पाएगी, इसने डिशुम करके जो है इसे बाहर फेंक दिया कि जा, मैं तो तेरे से असर कोई कर ही नहीं रहा हूँ। इसके लिए हमने जो है दूसरे नुस्खे निकाल रखे, हम दूसरे प्रकार की दवाइयां देते हैं जिससे हम इन विषाणु को अपने शरीर से नष्ट कर सकें। बच्चों हम जो है अब देखेंगे कि एंटीबायोटिक का उपयोग करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो है 4-5 दिन का कोर्स लिख के दे देता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, हम 2-3 दिन तक उसकी दवाइयां को इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो उसके बाद जो है हम दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। 80% लोग ऐसा ही करते हैं बच्चों। पर बच्चों ये चीज जो है ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए और ज्यादा हानिकारक है। डॉक्टर को तो पता है कि आप 2 या 3 दिन में ठीक होने लग जाओगे, पर अगर उसने आपको 5 दिन की दवाई दी है तो वो कुछ सोच समझ के दी होगी, वो इतना पढ़ा लिखा है, उसने इतनी पढ़ाई की है, तो वो जानता है कि 5 दिन तक अगर उसे दवाई देनी है तो आपके शरीर को वो 5 दिन तक ही जरूरी होगी। क्या होता है बच्चों कि जब आप 2-3 दिन तक उसकी दवाइयां लेते हैं, जब आप प्रतिजैविक लेते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है हमारे जीवाणु जो है वो नष्ट होने लगते हैं, और उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि होना कम हो जाती है, उसकी वृद्धि में जो है कमी आ जाती है। पर क्या होता है बच्चों कि वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते। अब अगर 2-3 दिन बाद आपने प्रतिजैविक लेना बंद कर दिया तो कुछ जीवाणु जो है वो बच जाएंगे, बहुत सारे जो जीवाणु हैं बच जाएंगे। हमें पता है कि जीवाणु का जो जीवन चक्र है वो बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो अगर बच्चों 100 जीवाणु भी आपके शरीर में बच गए तो वो 100 से कब 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख से कब 10 लाख हो जाएंगे, उसमें समय नहीं लगेगा। तो जो है आपकी जो है वापस से तबीयत खराब
हो सकती है। और साथ में जब अब अगली बार जब आपकी तबीयत खराब होगी तो आपने जो इस समय प्रतिजैविक की जो मात्रा ली थी आपको उससे ज्यादा मात्रा लेनी होगी, क्योंकि जो पहली वाली मात्रा थी उससे तो ये वाले जो जीवाणु जो सो थे वो बच गए थे, उन पे ये जो सो थे वो तो अपने आप को ऐसा तब्दील कर लेंगे कि इनकी मात्रा से जो है इन्हें असर होना बंद हो जाएगा। तो अब जो अगर आपको इनको मारना है तो इनकी मात्रा आपको और ज्यादा बढ़ा के देनी होगी। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि कम से कम मात्रा के प्रतिजैविक से आपका काम हो जाए तो जितने समय की दवाइयां हो उसे उतने ही समय तक लेनी चाहिए। साथ ही में बच्चों जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं उनको तभी लेना चाहिए जब उसके काम हो, अनावश्यक रूप से इन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये क्या करती है, ये हमारे बीमारी वाले जीवाणु हैं उनके साथ साथ में जो हमारे उपयोगी जीवाणु हैं उन्हें भी जो है नष्ट कर देती है। तो इसे तभी लेना चाहिए जब हमारे लिए बहुत आवश्यक हो, अनावश्यक रूप से इसे नहीं लेना चाहिए। तो अब से आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि जितने दिन की आपको डोज दिए गई हैं डॉक्टर की तरफ से आप उतने ही समय तक उस दवाइयों को नियमित रूप से लें। बच्चों अब जो है हम प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में बनती है। जैसे हमने अभी प्रतिजैविक देखा कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ऊपर से औषधि लेते हैं, प्रतिजैविक लेते हैं, जिससे कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां जो है उनसे हम निजात पा सकें। उसी प्रकार प्रतिरक्षी होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों हमने देखा कि हमारे आसपास वातावरण में पूरे समय मौजूद होते हैं। इस हवा में भी जिसमें मैं हूँ इसमें कुछ सूक्ष्म जीव होंगे, मेरे हाथ में जो है कुछ सूक्ष्म जीव होंगे। पर बच्चों हम जो है बीमार तो कभी कभी पड़ते हैं, पर सूक्ष्म जीव से सामना जो है हमारा होता रहता है। पर अगर बच्चों क्या होता है कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव जो रोगी वाले सूक्ष्म जीव हैं वो अगर हमारे शरीर में चले जाते हैं तो उनके प्रवेश के बाद हमारा शरीर जो है बहुत सक्षम होता है उनसे लड़ने के लिए। हम क्या कम है क्या, सिर्फ हमें प्रतिजैविक की सहायता से ही हम इससे नहीं बचते हैं, हमारे शरीर जो है इससे लड़ता है। क्या बना के, प्रतिरक्षी बना के लड़ता है। ये जो प्रतिरक्षी हैं वो कौन बनाते हैं बच्चों, सफेद रक्त कोशिकाएं जो रहती हैं किसमें मिलती हैं, ये हमारे रक्त में मिली जाती हैं। वो इस प्रकार की कुछ प्रतिरक्षी कोशिका बनाते हैं जो फिर क्या करती हैं, हमारे जो रोग कारक वाले सूक्ष्म जीव हैं इनसे लड़ती है और हमारे शरीर को जो है रोग होने से बचाती हैं। फिर बच्चों और इनको सिर्फ बचाती ही नहीं है, साथ में जो है उनको ध्यान में भी रखती है कि ये इस प्रकार का जो सूक्ष्म जीव आया था इससे हमने किस प्रकार से लड़ाई की थी। फिर अगली बार जब वो आएगा ना तो और कम समय में जो है उसको मार गिराएगी। तो इस प्रकार से जो है हमारी शरीर खुद अपनी रक्षा करता है। पर जब वो रक्षा नहीं कर पाता है, जब बहुत सारे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और जब हमारे प्रतिरक्षी की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है कि नहीं बस भाई इससे ज्यादा मैं नहीं लड़ सकता, तब जाके जो है बच्चों हमारा शरीर थक जाता है और जो है हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है और रोगों के कारण हो जाता है। तब जब है हम क्या लेते हैं, उसके बाद हम जो है प्रतिजैविक लेते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं तब। अन्यथा जो है हमारा शरीर कई बार तो सूक्ष्म जीव जो आते हैं उनसे सामना करके उसे अपने आप ही जो है भगा देता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि टीका जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। जब हम छोटे होते हैं बच्चों, जब हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है वैक्सीन लगते हैं, जैसे अभी इस समय जो है कोरोना के जो है टीके लगाए जा रहे हैं। वो क्यों लगाए जा रहे हैं बच्चों, ताकि हम जो है आगे किसी भी तरीके के कोरोना बच्चों अब जो है हम देखते हैं कि टीके कैसे काम करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तब भी हमें अनेक अलग जो बीमारियां होती हैं, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं, उसके ऊपर हमें टीके लगाए जाते हैं कि ताकि हम उनसे बच सकें। इसी प्रकार से जो है हमें अभी कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं ताकि हम कोरोना बीमारी से बच सकें। तो ये जो टीके होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, तो बच्चों टीके के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, उसमें मृत या कमजोर रोगाणु रहते हैं। जैसे हमने अगर हैजा का टीका लगवा रहा है तो हैजा के टीके में क्या रहेगा, मृत और कमजोर हैजा करने वाले जो रोगाणु हैं वो मौजूद होंगे। फिर जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारे शरीर को तो क्या लगेगा कि जो है बीमारी वाले रोगाणु जो है हमें आए हैं और हमें लड़ना है। तो हमारा शरीर क्या बनाएगा, इसके प्रति प्रतिरक्षी बना देगा। अब ये जो प्रतिरक्षी हैं इनसे लड़ेंगे और इनको जो है नष्ट कर देंगे और हमारे शरीर को इनसे बचा लेंगे। बचा तो लेंगे, साथ में ही क्या करेंगे,
उसकी मेमोरी रख लेंगे, यानी कि उसका याददाश्त बना लेंगे। और अब अगली बार भी अगर इस प्रकार से कोई सा भी रोगाणु हमारे शरीर में आता है जिसका हमें टीका लगा हुआ रहता है, तो हमारा शरीर बहुत भाली भांति जानता है कि उससे किस प्रकार से लड़ना है और कम समय में ही उसे जो है नष्ट कर देता है और हमें जो है उस बीमारी से बचा लेता है। तो इसी प्रकार बच्चों है टीका बनाकर हमने बहुत सारी अनेकों बीमारी से जो है हमारे बहुत सारे विश्व के लोगों को बचाया है, जैसे कि हेजा, क्षय, चेचक, हिपेटाइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चों जो बहुत जानलेवा हुआ करती थी और अब जो है हम इसका वैक्सीन लगा के इसे बहुत हद तक जो है रोकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं, प्रश्न है कि शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? ताकि हम जो है उन्हें जानलेवा खतरनाक बीमारियों से बचा सके, इसीलिए हम उन्हें टीका देते हैं ताकि हम उन्हें पहले से ही इन सारी बीमारियों से सचेत कर सके, उन्हें उन तक आने से रोक सके। अब आप जानते हैं कि जो बच्चों पोलियो ड्रॉप हमें पिलाई जाती थी, आप सभी ने जब छोटे हुआ करते थे तो एक दो ड्रॉप आपको एकदम आंगनवाड़ी की जो कर्मचारियां होती थी वो आती थी और आपको 2 ड्रॉप पिलाया जाता था जिसका नारा था 2 बूंद जिंदगी के। वो भी जो हुआ करती थी बच्चों एक प्रकार का टीका ही है जो हमें पोलियो नामक बीमारी से बचाता था। एक बच्चों चेचक करके जो स्मॉल पॉक्स हुआ करते थे, चेचक बीमारी होती थी, वो विश्वव्यापी इस पे अभियान चलाया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी हुआ करती थी और उसके परिणाम स्वरूप अभी ये हुआ है कि अधिकांश भागों में से जो है बच्चों चेचक पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का जो है टीका लगवाया था, टीका बनाया था, उसकी खोज की थी और फिर इसको इतना ज्यादा विश्व रूप में इसका अभियान चलाया गया, इसके टीके लगाए गए कि अब जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अधिकांश भागों में ये जो है खत्म हो गया है। बच्चों अब हम जो है सूक्ष्म जीव का एक और उपयोग देखेंगे, वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि लाते हैं। किस प्रकार से लाते हैं? कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं बच्चों, वो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है उसे उस रूप में लाते हैं जो मिट्टी के अंदर समाहित हो सके और हमारे पेड़ पौधे जो है उसे ले सके। इस प्रकार से जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ती है, जो कि फसलों की वजह से उसमें कमी आ जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी के अंदर आ जा रहा है, किसके माध्यम से? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। इसे कहा जाता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। साथ में ही बच्चों सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो मृत जीव जंतु होते हैं उनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। उससे भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे जो इनके खनिज पदार्थ होते हैं और इनके अंदर पाए गए सारे जो पोषण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वो मिट्टी में इनको लीन कर देते हैं। इससे भी जो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। बच्चों अब हम पर्यावरण का शुद्धिकरण देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है एक और प्रकार से हमारे लिए का उपयोगी होते हैं, वो पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। बच्चों बहुत सारे जो मृत जीव और पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे पर्यावरण में मिलते हैं, अब उनको जो है साफ करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। वो क्या करते हैं? इन मृत पेड़ पौधे जीव जंतुओं का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, यानी इनका सड़न कर देते हैं और फिर इन्हें जो है मिट्टी में लीन कर देते हैं। इनके खनिज पदार्थ जो है मिट्टी में चले जाते हैं, तो मिट्टी भी जो है उनकी गुणवत्ता हो जाती है। साथ में ही जो है उनके जो पोषण तत्व हैं उन्हें भी मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी के द्वारा ये खनिज पदार्थ और पोषण जो है अन्य पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा ले लिए जाते हैं और इस प्रकार से जो है बच्चों बहुत सारे हानिकारक चीजें पदार्थों से जो है हम बच सकते हैं। और बच्चों जो है हमारे पर्यावरण में से कचरे को जो है ये साफ करते हैं, इस प्रकार से ये इसका क्या कर देते हैं? शुद्धिकरण करवा देते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे कि किस प्रकार से किन किन चीजों का जो है वो अपघटन कर सकते हैं, कौन सूक्ष्म जीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसमें हम 2 गमले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 2 गमले लेंगे, उसमें जो है मिट्टी से उसे आधा भर देंगे। इसमें नाम क्या लगा देंगे? एक गमला लिया ये, दूसरा गमला लिया ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। इसे जो है आधा किससे भर दिया? मिट्टी से भर दिया।
अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, एक गमले में पौधे का कचरा भर देंगे। पौधे का मतलब जैसे जो भी हमने फल फ्रूट्स खाए उसका, या सब्जियों का, इनका जितना भी कचरा होता है वो हमने किस में डाल दिया, ए वाले में डाल दिया। और बी वाले में जो है बच्चों हमने पॉलिथीन डाल दी, कांच की बोतलें, कैन, ये इस प्रकार की जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो डाल दी। अब इन्हें क्या किया, इनको वापस से इन पे थोड़ी सी जो है मिट्टी डाल दी और इनको जो है रख दिया। अब जब आप 3-4 सप्ताह बाद इनको देखेंगे, एक में हमने इस प्रकार की चीजें रखी थी, ए में हमने ये सब चीजें रखी थी, बी में जो है हमने ये प्लास्टिक की चीजें रखी थी। फिर जब हम इन्हें 3-4 सप्ताह के बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गमले ए था उसमें जो पादप के जो अवशिष्ट थे उनका अपघटन हो गया, यानी कि उनमें सड़ना शुरू हो गया। जबकि जो गमला बी था उसके टुकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आपने उसको छोड़ा था वो वैसा ही हमको वापस मिलेगा। ए वाला जो गमला था उसमें क्या हो गया, सड़न हो गया। क्योंकि बच्चों सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पादप के अवशिष्टों या फिर जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उन्हीं को जो है उनका ही अपघटन करके उनको जो है खाद उनका बना सकते हैं। पर पॉलिथीन और ऐसी जो चीजें हैं उनका वो अपघटन नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण की शुद्धिकरण तो कर सकता है, पर वो इन्हीं चीजों की शुद्धिकरण कर सकता है जिसमें कि क्या होता हो, कार्बनिक पदार्थ होता हो। तो इसलिए बच्चों अगर हमें हमारा पर्यावरण साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो हमें पॉलिथीन और ऐसी कोई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो कम करना चाहिए, कि ताकि इनका अपशिष्ट जो है वो हमारे पर्यावरण को बर्बाद ना करे। इनका जो है क्योंकि अपघटन नहीं हो पाता है, ये ऐसे सालों साल तक जो है बच्चों, एक भी पॉलिथीन अगर जमीन में गड़ी हुई है तो उसका अपघटन नहीं होगा, वो सालों सालों तक ऐसी की ऐसी ही जमीन में रहेगी। तो आप अपना पर्यावरण जो है वो खराब कर रहे हो अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमें इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसे फिर क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, पुनः उपयोग में लेना चाहिए।